गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आईपीएस स्कूल फतेहपुर की बायो की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मानव के पाचन तंत्र का मुख्य मुख्य जो पार्ट हैं उनका अध्ययन किया था। आज हम उसी क्रम में आगे चलते हैं कि कौन से पार्ट का, कौन से भाग का कोई सब पॉइंट या उपभाग, किस किस भाग का क्या क्या कार्य होगा, कैसे जो भोजन है वो पाचन की क्रिया में आगे से आगे जो है वो चलता जाएगा। आज हम देखते हैं कि इसके जो मुख्य रूप से जो भाग हैं, मुख और मुख गुहा, दूसरा है ग्रसनी, तीसरा ग्रसिका, चौथा आमाशय, पांचवा छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख व मुख गुहा की। जैसे ही हम भोज्य पदार्थ को अपने मुख में लेते हैं तो अपने जो दोनों जबड़े हैं, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा, ऊपरी जबड़ा जो होता है वो स्थायी होता है, जबकि नीचे का जो जबड़ा है वो क्रियाशील होता है। भोजन को इन दोनों जबड़ों के द्वारा मुख भाग में पीसा जाता है और फिर जो है वो पीछे की ओर जो अपनी मुख गुहा है, इस मुख गुहा के आधार भाग में अपनी पेशीय जीव्या होती है। पेशीय जीव्या के नीचे और इसके पीछे वाले हिस्से में जो लार ग्रंथियां होती हैं, उनसे जो लार का स्रावण होता है वो लार का स्रावण इस मुख गुहा में स्रावित किया जाता है और भोजन को पीसा जाता है। पीसने के साथ भोजन लसलसा हो जाता है, यानी उसमें चिकनाहट आ जाती है, जिससे भोजन आसानी के साथ में निगला जाता है। भोजन को निगलेंगे तो भोजन आएगा ग्रसनी में। ग्रसनी एक ऐसी संरचना है जो कि उभयनिष्ठ मार्ग होती है, यानी ये भोजन की जो पीछे की जो ग्रसिका है उससे भी जुड़ी होती है, साथ ही साथ में जो श्वसन नली होती है उसके साथ में भी जुड़ी होती है और उनके बीच में एक ढक्कन होता है जिसे हम एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन कहते हैं। यह एपिग्लोटिस जो है वो जैसे ही हम भोजन को निगलते हैं उस समय बंद होता है और बंद होने से जो भोजन के अंश हैं वो श्वास नली में नहीं जो है वो जा पाते हैं। अगर बाई चांस चले भी जाते हैं, कई बार हमारा ध्यान डाइवर्ट होता है, हम जल्दबाजी करते हैं तो श्वास नली में चले जाते हैं, उससे अपने वापस जो है वो नाक से होकर के, जिसे हम अपने अलसूम की स्थिति बोलते हैं, उसमें वापस जो है वो आ जाता है। तो वो कई बार घाटी ढक्कन के खुला रह जाने से ऐसा होता है। उसके बाद भोजन आएगा ग्रसिका में। ग्रसिका एक लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार संरचना है जिसमें भोजन जो है वो आगे की ओर पहुंचाया जाता है आमाशय की ओर। आमाशय एक ब्लेडरनुमा थैलेनुमा संरचना होती है जिसके मुख्य रूप से 3 पार्ट हैं, 2 और ये 3। पहला कहलाता है फंडस, दूसरा कहलाता है मेन बॉडी और तीसरा कहलाता है फाइलोरिक पार्ट।
वैसे तो भोजन जब आमाशय में पहुंच जाता है तो एक ही काम बचता है कि वहां पे जो है वो भोजन के साथ में जो है वो रस, अम्ल वगैरह मिलाई जाएंगे और भोजन की जो है वो पाचन की क्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन फंडस भाग जो होता है वो ग्रसिका से जुड़ा हुआ भाग, उसके बाद में दूसरा जो है मेन बॉडी, ये इसका लगभग 80% हिस्सा बनाता है और शेष भाग में जो आता है वो पाइलोरिक पार्ट आता है। ये तीनों मिलकर के आमाशय का निर्माण करते हैं। आमाशय का जो आंतरिक स्तर होता है वो श्लेष्मीय होता है। ये जो है आमाशय का आंतरिक स्तर वो श्लेष्मीय होता है, मोटा आवरण होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सांद्रता जो होती है वो 1.2 से लेकर के 2 तक होती है। इसलिए ये जो है वो इसके आंतरिक स्तर को पचा सकता है, नष्ट कर सकता है। इसके लिए इसका जो आंतरिक स्तर है, इस आंतरिक स्तर में जो है वो क्या पाया जाता है? मोटा श्लेष्मीय स्तर पाया जाता है, जिससे इस HCl का इसके ऊपर कोई जो है वो कुप्रभाव नहीं होता है। उसके बाद जो है वो इसका जो नीचे का पार्ट है पाइलोरिक पार्ट, वो जुड़ा हुआ होता है छोटी आंत के साथ में। छोटी आंत के साथ में जो ये पाइलोरिक पार्ट जहां जुड़ता है वहां पर भी एक अवरोध नहीं पाई जाती है और आमाशय का जो ऊपरी पार्ट है जो ग्रसिका से जुड़ता है वहां पर भी एक अवरोध नहीं पाई जाती है। वो क्यों पाई जाती है? उसका क्या कार्य है? क्योंकि जैसे ही आमाशय में भोजन पहुंचेगा तो यहाँ पे भोजन रुकता है 4 से लेकर के 5 घंटे तक। आमाशय ऐसे जो फैलता व सिकुड़ता है, जिससे इस पे प्रेशर पड़ता है। इस प्रेशर के कारण भोजन वापस ऊपर की ओर आ सकता है। इसलिए यहाँ पर जठर जो है वो अवरोध नहीं पाई जाती है, जो कि भोजन को वापस ऊपर की ओर नहीं आने देती। दूसरी जो अवरोध नहीं होती है वो इसका जो नीचे का पार्ट है जो छोटी आंत से जुड़ने जा रहा है वहां पर भी पाई जाती है, क्योंकि छोटी आंत में जो भोजन होगा वो भी तो इधर नहीं आना चाहिए। क्योंकि भोजन का क्या है? पाचन हो रहा है, कर्माकुचन की गति इसमें जो है वो आहार नाल में हो रही है, तो भोजन एक साइड में चलना चाहिए। एक साइड का मतलब है हमने मुख से लिया है तो ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, आमाशय से फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, तो नीचे की ओर चलेगा। तो इसके लिए यहाँ पे जो है ना वो पट पाए जाते हैं ताकि भोजन वापस ऊपर की ओर नहीं आए। तो यहाँ पर आमाशय में दोनों जो है वो अवरोध पाए जाते हैं। भोजन आ गया छोटी आंत में। छोटी आंत मनुष्य की लगभग जो है वो 6.5 मीटर लंबी होती है। जीवित मनुष्य की छोटी आंत 6.5 मीटर लंबी होती है, यानी लगभग माने तो 20 फीट के आसपास। टोटल जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो उसकी होती है 7 से 8 मीटर पूरी आहारनाल की। उसमें से सबसे लंबी होती है छोटी आंत 6.5 मीटर। छोटी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला है इसका ग्रहणी, दूसरा है इसका अग्रक्षुदांतर और तीसरा आता है इसका इलियम। ग्रहणी जो होती है वो एक यू आकार की संरचना होती है, जो कि आमाशय का जो नीचे का पार्ट है पाइलोरिक पार्ट उसके साथ में जुड़ती है। इसकी जो आंतरिक स्तर है, जैसे एक छोटा सा मैं
डायग्राम बना के आपको दिखाऊं, यह है, ये इसका आंतरिक स्तर है। इस आंतरिक स्तर पे ये इस प्रकार के पाए जाते हैं विलाई। क्या पाए जाते हैं? विलाई। और इन विलाई का एक ही कार्य है कि विलाई के ऊपर पाए जाएंगे माइक्रो विलाई, हजारों की संख्या में ऐसे छोटे 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 छोटे। तो इसकी संरचना बन जाती है ब्रश के जैसी। ब्रश होता है ना, साफ सफाई करने के लिए जो आते हैं, डस्ट वगैरह हटाने के लिए, जाला वगैरह हटाने के लिए, टॉयलेट साफ करने के लिए, तो वो जो ब्रश है उसके जैसी संरचना जो है वो प्रत्येक विलाई के ऊपर जो है वो माइक्रो विलाई जो है वो बना लेती है। अब इनका कार्य क्या है? कार्य एक ही है कि ये अवशोषण के स्तर को बढ़ाते हैं। अवशोषण का मतलब है कि जो हमने भोजन किया है उस भोजन में जो हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक पदार्थ हैं, अब उसमें चाहे कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वसा है, चाहे प्रोटीन है, चाहे जल है, चाहे खनिज लवण है, या फिर अन्य कोई हमने कोई चीजें खाई हैं वो है, तो खाने के बाद, पाचित होने के बाद उनका अवशोषण जो है वो छोटी आंत के ग्रहणी पार्ट के अंदर जो ये विलाई और विलाई के ऊपर जो माइक्रो विलाई पाई जाती हैं उनके द्वारा किया जाता है, जिससे अवशोषण का स्तर बढ़ जाता है। उसके आगे का पार्ट है अग्रछुदांतर, यानी ग्रहणी और इलियम के बीच का छोटा भाग जो है वो अग्रछुदांतर का होता है। अग्रछुदांतर और के आगे का भाग इलियम, ये इसके तीन जो पार्ट हो गए, तीनों ही पार्ट जो है वो सबसे ज्यादा भूमिका होती है ग्रहणी की। बाकी जो भोजन है वो इन तीनों पार्टों में ही जो अब आगे से आगे खिसकता जाएगा कर्माकुंचन की गति के द्वारा। भोजन पहुंच जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत इलियम पार्ट से जुड़ी हुई, और एक तरफ बड़ी आंत के जो एक संरचना पाई जाती है जिसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं, परिशेषिका जिसे बोला जाता है, वो पाई जाती है। उस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का हालांकि कोई रोल नहीं होता, कोई विशेष कार्य नहीं है। अगर शरीर में उपस्थित है तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। अगर बाई चांस उसमें दिक्कत हो जाती है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है, उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है ऑपरेशन करके, तो शरीर में कोई उसकी जो है वो कमी भी नहीं खलती है। तो बड़ी आंत एक तरफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स यानी परिशेषिका, और उसके बाद में इसके तीन पार्ट बड़ी आंत के, सिकम, कोलन और मलाशय। जब इनमें पाचन की क्रिया जो है वो हो जाती है, छोटी आंत के ग्रहणी पार्ट में ही आकर के दो चीजें जो हैं, जो अपने अग्नाशय के रस हैं और दूसरी तरफ जो पित्त की थैली है उसके जो रस हैं वो भी इसमें आकर के मिल जाते हैं। पाचन की क्रिया सुगम हो जाती है। पाचन की क्रिया सुगम होने के बाद जो भोजन है वो पहुंच जाता है सिक्कम में। सिक्कम में और कोलन में, इस छोटी आंत में जो अवशोषण की क्रिया हो जाती है उसके बाद शेष बचे हुए जो पदार्थ होते हैं, विशेष रूप से इसमें जो शेष बचा हुआ पदार्थ होता है वो या तो जल होगा या फिर कुछ मात्रा में मिनरल्स होंगे। दो चीज ही बचती हैं, या तो जल बचता है या फिर मिनरल्स बचते हैं, खनिज लवण बचते हैं। उनका अवशोषण बड़ी आंत में हो जाता है। बड़ी आंत के सिक्कम और कोलन पार्ट से पहले पहले हो जाता है। उसके बाद यहां पे पाया जाता है जीवाणु, जिसे हम बोलते हैं ई कोलाई। ई कोलाई जीवाणु पाया जाता है। इस ई कोलाई जीवाणु का एक विशेष कार्य है कि जो भोजन छोटी आंत में पाचित हो गया
फिर बड़ी आंत में पहुंच गया, बड़ी आंत में जो है वो अवशोषण हो गया। उसके बाद में उस भोजन की जो है वो सांद्रता कम है या ज्यादा है, तो उसको जो है वो शांत करने का कार्य कौन करेगा? इकोलाई करेगा, क्योंकि ये भोजन को बिल्कुल शांत कर देते हैं, जिससे इसमें न कोई अम्लता की मात्रा होती है, न कोई क्षारीयता की मात्रा होती है, और भोजन को जो है वो मलाशय की तरफ जो है वो भेज दिया जाता है। और मलाशय से जो मल है वो समय समय पे टाइम टू टाइम शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। ये पार्ट हो गए अपने मुख व मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत व बड़ी आंत। उसके बाद में बात आती है पाचक ग्रंथियों की। भोजन की जो पाचन की क्रिया हो रही है, उस पाचन की क्रिया में कौन कौन सी ग्लैंड जो है वो भाग लेती हैं? मुख्य रूप से दो तीन है, लार है, यकृत है और अग्नाशय। लार का हमें सभी को पता है कि मुख भाग में लार ग्रंथियां जो है वो पाई जाती हैं, विशेष रूप से अपने जो जीव्या के नीचे और अपने पीछे की तरफ का जो तालु भाग है यहाँ पर पाई जाती है। तो इनसे वही माल्टेज और टाइलिन वगैरह जो है वो स्रावित होंगे और भोजन के साथ में मिला दिए जाएंगे। दूसरा आता है यकृत। यकृत के लिए हमने पीछे वाले वीडियो में भी पढ़ा था कि ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और इससे जो रस स्रावित होते हैं वो भोजन के साथ में मिलाए जाते हैं, और उन सब के जो है वो अलग अलग कार्य भी होते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे अभी। तीसरा जो है अग्नाशय। अग्नाशय से वही अग्नाशय रस स्रावित होगा, और विशेष रूप से हमने नाम सुना है इंसुलिन का। इंसुलिन जो है वो इससे स्रावित किया जाता है। इंसुलिन जो है वो मुख्य रूप से जो अपने शरीर में जो शर्करा का जो स्तर होता है, उस शर्करा के स्तर को बराबर जो है वो बनाए रखने के लिए इसका श्रावण होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके जो है वो प्रभाव से और हमारे में डायबिटीज, जिसे हम शुगर के जो है वो कहते हैं, जो कि आजकल बहुत उच्च स्तर पे जो बीमारी है वो लोगों में फैल रही है, वो इसी जो है वो ग्लैंड में जो इंसुलिन स्रावित होता है उसके कारण से होती है। अब कई बार क्या है कि परीक्षा में जो कार्य पूछा जाता है वो यकृत का पूछा जाता है, 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि यकृत के कार्य ज्यादा है। तो इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि यकृत कौन कौन से कार्य संपादित करता है। पहला है पीत रस का श्रावण, क्योंकि सबसे बड़ी ग्रंथि है, पीत रस स्रावित करेगा, और वो पीत रस जो है वो हमारी बॉडी में पाचन की क्रिया को जो है वो सुगम बनाते हैं। दूसरा कार्य इसका अधिक ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। यानी हमारे शरीर में जब हमने भोजन लिया, तो भोजन लेने के बाद ये तो है नहीं कि हमने जितना भोजन लिया अपनी गाड़ी उतनी चलेगी, क्योंकि हमारे शरीर में ये सिस्टम है कि हमने जो भोजन किया है उस भोजन में जो ग्लूकोज की मात्रा अधिक है, उस ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है, और वो ग्लाइकोजन के रूप में जो ऊर्जा है वो हमारे शरीर में स्टोर रहती है। उसके बाद बात आती है कि अगर हमारे शरीर में शर्करा की कमी हो जाए, तो शर्करा की कमी हो जाएगी तो जो पहले वाला कार्य है ना वो उसका उल्टा हो जाएगा। शर्करा की कमी होने से हमारे शरीर में ये जो ग्लाइकोजन के रूप में जो ऊर्जा संचित है वो वापस विखंडित होकर के और किस में बन जाएगी? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी।
चौथा कार्य आता है इसमें विटामिन ए का संश्लेषण, यानी यकृत के द्वारा विटामिन ए का संश्लेषण भी किया जाता है। पांचवा आता है यूरिया का संश्लेषण। हमारे बॉडी में यूरिया की फॉर्मेशन होती है और यूरिया जो है वो हमारे शरीर का अपशिष्ट होता है। उस अपशिष्ट को शरीर से जो है वो समय समय पे जो है वो बाहर निकालना भी आवश्यक होता है। तो यूरिया का जो संश्लेषण जो किया जा रहा है वो भी इसी के द्वारा किया जा रहा है, यकृत के द्वारा। और छठा कार्य आता है इसका हिपेरिन पदार्थ। तो हिपेरिन जो पदार्थ होता है इसका एक विशेष कार्य होता है, ये हमारे ब्लड में जो है वो घुला हुआ रहता है और जब ये ब्लड में घुला हुआ रहेगा तो ब्लड जो है वो जमेगा नहीं, और अगर ये जो है वो कम पड़ जाएगी, इसकी मात्रा कम हो जाएगी तो हमारे शरीर में जो ब्लड है वो जमना शुरू हो जाएगा। इसलिए हिपेरिन जो पदार्थ है वो भी इसके द्वारा, इस यकृत के द्वारा ही जो है वो संश्लेषित किया जाता है। उसके बाद इसका लास्ट टॉपिक बचता है कुपोषण। कुपोषण का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मनुष्य अपने शरीर को चलाने के लिए भोजन ग्रहण करता है। भोजन अच्छी क्वालिटी का, यानी भोजन में जो हम संतुलित आहार की बात करते हैं वो सभी चीजें होनी आवश्यक होती हैं। मुख्य रूप से 6 जो भाग होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल और विटामिन, ये 6 पार्ट अपने भोजन में होने आवश्यक होते हैं। अगर इन 6 पार्ट में से किसी एक पार्ट का लंबे समय तक अपने भोजन से जो है वो अलग कर दिया जाता है या अलग रह जाता है, जैसे हमने प्रोटीन को हटा दिया और अपने भोजन में 1 साल तक हमने प्रोटीन जो है वो अब्सेंट रखा, लिया ही नहीं, तो बड़े जो है उम्र में उनमें तो चलो कोई ज्यादा कोई नहीं होगा कुप्रभाव, लेकिन छोटे बच्चे हैं, विशेष रूप से 10 साल से छोटे छोटे, उनमें जो है वो इस प्रोटीन की कमी से भी जो है वो रोग हो जाते हैं, जो अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुपोषण की परिभाषा हम कर लेते हैं कि जब कोई एक तत्व लंबे समय तक हमारे भोजन से अलग रह जाता है या अलग निकाल दिया जाता है तो उस तत्व की कमी से जो है वो छोटा बच्चा है वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो कुपोषण का शिकार होगा तो कुपोषण जो है वो रोग लेके आएगा। तो सबसे पहले जो रोग है वो है क्वासियोरकर रोग। क्वासियोरकर और मेरेस्मस 2 रोग, दोनों ही किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। विशेष रूप से जो छोटे बच्चे हैं अंडर 5 ईयर्स, उनमें क्या होता है कि उनका जो पालन पोषण है उसमें कमी रह जाती है, प्रोटीन की कमी रह जाती है। चलो यहाँ पर तो जो लोग हैं अपने उनमें तो कम देखने को मिलता है, लेकिन जो लोग झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, जिनको दोनों टाइम का खाना नसीब नहीं होता है, कोई दूध वगैरह जो उनको नहीं मिलता है, जो कि फुटपाथ पे सोते हैं और जो वो लोगों से मांग करके अपना जीवन चलाते हैं, उनका कोई संतुलित आहार नहीं होता है और उस संतुलित आहार के अभाव में उनमें जो है वो ये कुपोषण आ जाता है। इस कुपोषण में विशेष रूप से प्रोटीन का रोल होता है। अगर प्रोटीन की कमी लंबे समय तक रहेगी तो उसमें क्वासियोरकर व मेरेस्मस रोग हो जाएगा। अब बच्चे में लक्षण कैसे होंगे? आंखें धंस जाएंगी, कांतिहीन हो जाएंगी, चमड़ी जो है वो रूखी सूखी हो जाएगी, पेट है वो ज़्यादा आगे आ जाएगा, हाथ पैर है वो बिल्कुल पतले पड़ जाएंगे और उसको देखने से ही मतलब एहसास हो जाएगा कि वास्तव में ही ये जो बच्चा है वो इन रोगों से ग्रसित हो सकता है। तो ये प्रोटीन की न्यूनता से होने वाले रोग हैं, क्वासियोरकर व
मेरे समक्ष। तीसरा आता है इसमें रक्ताल्पता। रक्ताल्पता का मतलब होता है रक्त में जो है वो किसी तत्व की कमी होना। तो विशेष रूप से हम जो अपना भोजन लेते हैं उस भोजन में जो लोहे के अंश होते हैं, लोह तत्व के अंश होते हैं। अब नाम सुनने में तो ऐसे लगता है जैसे कि हम जो है वो लोहा थोड़ी खाते हैं, लेकिन जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उस भोजन में लोह तत्व के बहुत सूक्ष्म कण जो है वो आवश्यक होते हैं। और वो हमें जो हम भोजन करते हैं तो उस भोजन में जो हरी सब्जियां होती हैं, पत्तेदार सब्जियां होती हैं, विशेष रूप से पालक वगैरह, इनमें जो है वो लोह तत्व की मात्रा जो है वो अधिक पाई जाती है। तो वो जो है वो अगर हमारे शरीर में, छोटे बच्चों के शरीर में लगातार उनको नहीं मिलेगी लोह तत्व की मात्रा, तो उनमें रक्ताल्पता यानी खून की कमी हो जाएगी। चौथा आता है इसमें गलगंड या घेंगा रोग। तो गलगंड या घेंगा रोग अपने गले का जो रोग है, हम काफी जो है वो छोटी क्लासों से जो है वो पढ़ते आ रहे हैं, ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। आयोडीन जो है हमारे शरीर में बनता है, गलगंड रोग है। इसके लिए अपने जो थायराइड ग्रंथि है यहाँ पर इसकी जो फॉर्मेशन होती है। कुछ एक जो हम बाहर से जो भोजन लेते हैं उसमें जो हम पहले जो नमक खाते थे, साधारण नमक जिसको हम बोलते हैं, उस साधारण नमक में किसकी मात्रा नहीं होती थी? आयोडीन की मात्रा नहीं होती थी। और लोग वो कट्टे वाला, मोटे वाला नमक लंबे समय तक खाते रहते थे और उनमें जो है वो आयोडीन की कमी हो जाती, जिससे उनमें जो है वो घेंगा रोग हो जाता, गला जो है वो ऐसे जो है वो सूजन आ जाती। तो ये विशेष रूप से ये जो 4 रोग हैं, कवासी और कोर, मेरेस्मस, रक्ताल्पता और गलगंड, ये कुपोषण से होने वाले रोग हैं। तो इस प्रकार हमने ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकेंड जो वीडियो है, इस वीडियो के द्वारा भोजन का कैसे जो है हमारे शरीर में मुख से लेकर के और मलाशय तक जो है वो पचाया जाता है, पहुंचाया जाता है, निकास किया जाता है, और फिर इसमें कौन कौन सी ग्रंथियां जो है वो भाग लेती हैं, इन ग्रंथियों में जो है वो कौन कौन से जो है वो स्राव इनके द्वारा जो है उत्पन्न किए जाते हैं, विशेष रूप से जो यकृत है उसके कार्य, और लास्ट इसका है कुपोषण। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर स्टूडेंट किसी को कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो कमेंट करके जरूर बताना कि सर इसमें जो है वो थोड़ा बहुत ये कम रह गया, या फिर कोई किसी को डाउट हो तो वो भी जो है वो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के ऊपर। नमस्कार।